हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में हम करने वाले हैं कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस और ये आपकी 3 दिसंबर मॉर्निंग शिफ्ट के जो भी एग्जाम्स थे उसके क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपके कम्युनिकेशन के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे वो सारे कवर करेंगे और ये आपकी क्विज क्लास 43rd है। तो अगर आपने अभी तक बाकी क्लासेस नहीं देखी है तो वो भी क्लासेस देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये और इसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो कहीं ना कहीं आपके आने वाले एग्जाम्स में भी सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, पर टॉपिक सेम रहेगा। तो इसलिए आपको ये सारे क्वेश्चन समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड। तो ये सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन बोला हुआ है आइडेंटिफाई वैल्यूज स्पेशली रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल इथोस फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। तो ऑर्गेनाइजेशनल इथोस हम इस तरीके से समझते हैं कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन टॉपिक हमने पढ़ा था, हमने ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन टॉपिक में ये पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन इथोस की हम यहाँ बात करें, इथोस का मतलब होता है मूल्य या फिर आप वैल्यूज़ बोल सकते हैं इसको। तो किस तरीके की वैल्यूज़ जो होंगी वो ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो की जाएंगी, ये आप रिलेट कर सकते हैं कम्युनिकेशन से भी। अगर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन की हम बात करें तो किस तरीके की वैल्यूज़ वहाँ पर हमें फॉलो करनी चाहिए, तो इस तरीके से आपको इसको समझना है। तो चलिए देख लेते हैं पहले क्या क्या ऑप्शन है। तो ऑप्शन में आपके जस्ट अ सेकेंड, ओके, ऑप्शन में देखिए पहला है आपका स्टेटमेंट्स। पहले देख लेते हैं। स्टेटमेंट्स में आपका पहला है टीम वर्क इन द अप्रोच, सेकेंड है आपका प्रोडक्टिविटी ऑफ द टास्क, फिर है आपका चेंजेस इन द ग्लोबल कंटेंट्स, उसके बाद है आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ह्यूमिलिटी इन डीलिंग, ओके, ह्यूमिलिटी इन डीलिंग विद अदर्स कंसर्न, एंड उसके बाद है आपका लास्ट है टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो अब हमें यहाँ पर ये चीज़ देखनी कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि पॉजिटिव हैं, ऑर्गेनाइजेशनल से रिलेटेड हैं, वैल्यूज़ हैं जिसमें इथोस जो फॉलो कर रही हैं एंड पॉजिटिव हैं, ठीक है, और कम्युनिकेशन से भी रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम देखेंगे टीम वर्क इन द अप्रोच, ये आपका करेक्ट है क्योंकि टीम वर्क होना चाहिए, ये आपकी वैल्यू सिस्टम को प्रमोट करता है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क होगा तो वहाँ पर डेफिनेटली वैल्यूज़ फॉलो की जा रही हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्टिविटी ऑफ द टास्क। प्रोडक्टिविटी ऑफ द टास्क भी आपका करेक्ट है क्योंकि अगर हम जो भी टास्क देते हैं उसको अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं कि इस तरीके का टास्क आपको परफॉर्म करना है तो उससे क्या होगा, उससे अगर प्रोडक्टिविटी उसमें इंक्रीज होगी। अगर अच्छे से टास्क को बताया गया होगा तो लोगों की प्रोडक्टिविटी उन्हें समझ में आएगी, वो इंक्रीज होगी, ठीक है, अगर चीज़ें समझ में आएंगी उनको। नेक्स्ट है आपका चेंजेस इन द ग्लोबल कंटेंट। ग्लोबल कंटेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं है आपके इनसाइड इथोस के बारे में या इनसाइड ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ के बारे में। एक्सटर्नल वैल्यूज़ को ये इम्पैक्ट कर सकता है बट इंटरनल वैल्यूज़ को इम्पैक्ट नहीं करेगा। एक्सटर्नल इंटरनल इस तरीके से समझिए कि ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो जो वैल्यू सिस्टम आप फॉलो करते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो आपका एक्सटर्नल वैल्यू सिस्टम हो गया और जो आउटसाइड फॉलो करते हैं वो आपका एक्सटर्नल हो गया। तो ये ग्लोबल कंटेंट आपका एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन को इनसाइड से नहीं अफेक्ट करने वाला है, ना ही उसके इथोस को अफेक्ट करने वाला है। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यू सिस्टम या इथोस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, दैट इज़ ह्यूमिलिटी इन डीलिंग विद अदर्स कंसर्न, मतलब दूसरों के प्रति बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ह्यूमिलिटी के साथ उनसे बिहेव करना, उनके साथ विनम्र रहना, उनके साथ दयालु रहना, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आती हैं। तो ये ऑफकोर्स आपकी इथिक्स को, आपके ऑर्गेनाइजेशन के इथोस को दिखाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो पेटा स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है, वो ये स्टैंडर्ड फॉलो करती है कि हम एनिमल क्रुएल्टी नहीं करेंगे। कोई मान लीजिए आप किसी कॉस्मेटिक्स की हम बात करें, जैसे शुगर कॉस्मेटिक्स है तो वो क्रुएल्टी फ्री कॉस्मेटिक्स है, तो ये क्या है, ये उनके ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स हैं, ठीक है, इसमें ये आपका आता है फिफ्थ में। नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, ये भी आपका इनडायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है ऑर्गेनाइजेशनल इथोस से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन द स्पेक्ट्रम ऑफ टीचिंग मेथड्स विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कॉल्ड डायलॉगिक। इन सारे जितने भी आपके स्टेटमेंट्स दिए हैं इनमें से कौन से डायलॉगिक हैं, यही आपका क्वेश्चन है, यही आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि डायलॉगिक का मतलब क्या होता है। डायलॉगिक का मतलब होता है जहाँ पर डायलॉग हो। डायलॉग आपको समझ में आना चाहिए कि डायलॉग मतलब एक पर्सन का बोलना नहीं होता है, इसमें होता है कि दोनों पर्सन बराबर बोल रहे हो। मतलब अगर पर्सन ए पर्सन बी से बात कर रहा है तो वहाँ पर ये कम्युनिकेशन टू वे होना चाहिए कि अगर ए बी से बोल रहा है तो बी भी ए से बोले। तो टू वे कम्युनिकेशन जहाँ पर होता है उसी को हम डायलॉगिक कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए पहले सबसे पहले देखते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड।
ठीक है। तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड की अगर हम बात करें तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड मतलब जो पर्सन है, जैसे टीचर है, वो डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएगा, वहाँ पे स्टूडेंट कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड सिर्फ वन वे होता है, तो ये आपका डायलॉगिक नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की अगर हम बात करें तो ये आपका डायलॉगिक होता है। क्यों प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड डायलॉगिक होगा? प्रॉब्लम टीचर को तभी पता चलेगी जब स्टूडेंट उसको बताएगा कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होगा, तो ये आपका इंक्लूडेड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चॉक द टॉक मेथड। चॉक द टॉक मेथड मैंने बताया था कई बार। चॉक द टॉक मेथड आपका नॉर्मल जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उसी को हम चॉक द टॉक मेथड बोलते हैं। मतलब कि एक टीचर आ रहा है, नॉर्मली बोर्ड पे लिख रहा है, लेक्चर दे रहा है और चला जा रहा है। मतलब यहाँ पर सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन हुआ, टीचर टू स्टूडेंट, स्टूडेंट ने वापस कुछ भी नहीं बोला, तो ये भी आपका नहीं इंक्लूडेड होगा। नेक्स्ट है आपका टीम टीचिंग बेस्ड मेथड। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत किया था इसको, क्योंकि ये टीम टीचिंग का मतलब उनको लगता है कि यहाँ पर ग्रुप टीचिंग या ऐसी टीचिंग की बात की जा रही है जहाँ पर टू वे टीचिंग हो। तो टीम टीचिंग का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर आपका टीम बनाकर आप टीच कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स की टीम बना दी डिफरेंट और उसके बाद आप यहाँ पर हर एक टीम को टीच कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर भी टू वे कम्युनिकेशन मेथड नहीं होगा। अगर यहाँ पर ये दिया होता है कि टीम टीचिंग, टीम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दिया होता, टीम बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड तो आपका होता, या आपका कुछ ऐसा और दिया होता कि टीम बेस्ड ऐसा कुछ दिया होता कि कन्वर्सेशन मेथड या ऐसा कुछ दिया होता है जहाँ पर आपको ये पता चलता है कि दोनों तरफ से इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो आपका राइट आंसर होता। बट ये यहाँ पर इंटरेक्शन नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट्स की टीम बनाई गई है। पढ़ाने का मेथड वही है जो नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड होता था। नेक्स्ट है आपका इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन। इंटरैक्टिव वर्ड से ही पता चल रहा है, इंटरैक्टिव मतलब जहाँ पर बातचीत की जाए, जहाँ पे डायलॉग हो, तो इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन भी आपका इसमें इंक्लूडेड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ट्यूटोरियल्स। ट्यूटोरियल्स में भी क्या होता है, ट्यूटोरियल्स भी जो आपके होते हैं वहाँ पर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्लूडेड होता है, तो ये भी आपका राइट आंसर होगा। ट्यूटोरियल्स आपके तब तक नहीं कंप्लीट होते हैं जहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग ना हो। तो आपका राइट आंसर मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए तो बी सही है, आपका ई सही है और एफ सही है, तो राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, दैट इज बी ई एन एफ। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन कैन ट्रांसफॉर्म। अगर कोई क्लासरूम कम्युनिकेशन इफेक्टिव है तो वो क्या कर सकता है, क्या चीज़ें वो बदल सकता है, क्या ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो आपको ये समझना है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन हम करते क्यों हैं, क्लासरूम कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एकदम प्रॉपरली हो। तो अगर इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन होगा तो किस चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, अगेन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे ही इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर आपने ऑप्शंस नहीं भी चेक किए होते तो भी आपको पता चल जाता है कि सी आपका करेक्ट आंसर है। अब मान लीजिए कि आपके माइंड से ये बात स्लिप हो गई कि किस चीज़ को इम्पैक्ट करते हैं, तो एक बार देख लेते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो पहला है आपका एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या आप कभी भी जब इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे तो उसमें एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात आई थी? ऑफकोर्स नहीं आई थी, क्योंकि एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन एक तरीके के मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हैं, या आपकी क्लासरूम के कम्युनिकेशन से रिलेटेड नहीं है। एकेडमिक मार्केटिंग ये भी आपका कहीं ना कहीं नहीं रिलेटेड है क्लासरूम कम्युनिकेशन से, कोई मतलब नहीं है। एकेडमिक मार्केटिंग वो नहीं होती है जो आपके क्लासरूम के अंदर हो। ठीक है, आप एकेडमिक मार्केटिंग कर सकते हैं, बट उन लोगों को जो आपके स्कूल में अभी एडमिशन नहीं लिए हैं उनको आप कर सकते हैं एकेडमिक मार्केटिंग। आप जो बच्चे स्कूल में एडमिशन ले चुके हैं जिनको आप पढ़ा रहे हैं, क्या उनको एकेडमिक मार्केटिंग करेंगे? ऑफकोर्स नहीं करेंगे। डी है आपका मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज भी आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन से रिलेटेड नहीं है, एकदम ही अलग टॉपिक है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाता है यहाँ पर। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स। कौन से लेवल पे कम्युनिकेशन होता है एक क्लासरूम पे? अब आप ये समझिए कि ये आपका क्लासरूम सेटिंग है, ठीक है, और यहाँ पे मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ, यहाँ पर टीचर है और यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का लेवल होना चाहिए यहाँ पर। तो अगर मैं इनको कोई बहुत टफ लैंग्वेज में चीज़ों को समझाऊं तो क्या स्टूडेंट्स को समझ में आएगा? नहीं आएगा, और वो उनके ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, उनके दिमाग में डायरेक्ट नहीं जाएगा, उनके ऊपर से निकल जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पर मैं आपको कोई चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन है, बहुत ज़्यादा नॉइस है, तो ऐसे में क्या होगा, फिर अगेन जो चीज़ें होंगी वो ऊपर से दिमाग के निकल जाएंगी, आपको समझ में नहीं आएगी।
नेक्स्ट है आपका अपॉर्चुनिस्टिक मीनिंग। अपॉर्चुनिस्टिक मीनिंग का मतलब ये हुआ कि मैं आपको कोई ऐसी चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ जो मैं अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को डिफाइन कर रही हूँ। आपको वो चीज़ बेनिफिशियल है या नहीं है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो भी आपको समझ में नहीं आएगा, कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ जो मुझे सही लग रहा है, मैं आपके लेवल पे नहीं समझा रही हूँ। अब आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पर बचता है आपका सुपरफिशियल सरफेशियल मीनिंग। सरफेशियल मीनिंग का मतलब ये होता है कि जो चीज़ सरफेस पे की जाए। ये जो वर्ड है आपका, ये सरफेस से बना हुआ है। सरफेस मतलब कि जो लेवल पे बात की जाए, मतलब मैं आपको वही चीज़ समझाऊं जो मुझे ये लगता है कि हाँ आपके लेवल की है। मैं आपसे नॉन कोडेड मीनिंग में बात नहीं करूं, मैं किसी तरीके की कोडेड या किसी तरीके की ऐसी लैंग्वेज में बात ना करूं जहां पर आपको टफ लैंग्वेज यूज़ की गई हो, जहाँ पर मैं कहीं कोई ऐसा टफ जॉगॉन वर्ड यूज़ करी हूँ कि आपको नहीं समझ में आ रहा है। कोई मैं नॉइस लेवल पे बात ना करूँ, कहीं किसी भी तरीके का डिस्टॉर्शन यहाँ पर ना हो, किसी भी तरीके के अपॉर्चुनिस्टिक मीनिंग के पे बेस्ड में बात ना करूँ, तो उस तरीके का जो टॉक होगा वो आपका सरफेशियल मीनिंग होगा। उसका जो लेवल होगा वो सरफेस टू सरफेस होगा, मतलब टीचर और स्टूडेंट के लेवल्स के अकॉर्डिंग होगा। दोनों एक ही ग्राउंड पे आकर, एक कॉमन ग्राउंड पे आकर बात करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, दैट इज थर्ड। ठीक है, थर्ड विल बी द राइट आंसर। मैं इसको डिलीट करके आंसर दिखा देती हूँ, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, दैट इज थर्ड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5th। लर्नर कम्युनिकेशन हैज़ रिलेटिवली हाई पोटेंशियल ऑफ चैलेंजिंग। लर्नर कम्युनिकेशन जो होता है उसमें किस तरीके का हाई पोटेंशियल होता है, क्या चीज़ चैलेंज करने के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा लॉन्ग हेल्ड एटीट्यूड। किस तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, पहला है ऑप्शन टीचिंग एज प्रोफेशन। क्या हम जब लर्नर्स से कम्युनिकेट करते हैं, उनके साथ बात करते हैं, उनको कुछ सिखाते हैं, तो इसलिए करते हैं कि हमें टीचिंग एज अ प्रोफेशन को चैलेंज करना है? नहीं। ठीक है, टीचर अपने आप में हम हमेशा यही बोलते हैं कि उसका जो भी बिहेवियर होगा वो आइडियल होगा। जो टीचिंग प्रोफेशन है वो आइडियल प्रोफेशन होगा। तो हम टीचिंग को एज अ प्रोफेशन नहीं क्वेश्चन करने वाले हैं, उसको नहीं चैलेंज करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आइडियाज़। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम क्यों कम्युनिकेट करते हैं? हम इनोवेशन क्रिएटिव आइडियाज़ को चैलेंज नहीं करते हैं, उनको बनाते हैं। ठीक है, उनको क्रिएट करते हैं। उसके बाद होता है आपका मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन। मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन के लिए भी आप लर्नर से कम्युनिकेट नहीं करोगे, उनको कम्युनिकेशन नहीं करोगे कि क्या मेथड ऑफ इवैल्यूएशन आपको यूज़ करना चाहिए, उससे आपको नहीं पता चलेगा। आपको ऑलरेडी डिसाइड करना होता है उनके डिफरेंट टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको आपको कंसीडर करना होता है इवैल्यूएशन के मेथड्स को अडॉप्ट करने के लिए। वो भी आप चैलेंज नहीं करने वाले हो, इसलिए नहीं आप लर्नर से कम्युनिकेट कर रहे हो कि उनको उसकी वजह से आप इवैल्यूएशन मेथड्स को चैलेंज करो। डी, लॉन्ग हेल्ड एटीट्यूड। अब इसका मतलब क्या है? लॉन्ग हेल्ड एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो आपसे पढ़ रहा है, तो हो सकता है कि उसने बहुत सारे परसेप्शन बनाए हो माइंड में, और वो जो परसेप्शन हो वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों तरीके से हो सकते हैं। तो आपके जो ये उस स्टूडेंट के जो ये लॉन्ग हेल्ड एटीट्यूड होते हैं, आपका काम होता है कि उनको आप करेक्ट करें। अगर वो सही हैं तो आपको उनको चेंज नहीं करना होता है, अगर वो गलत हैं तो आपको उनको चेंज करना होता है। तो ये आपका यहाँ पर एक हाई पोटेंशियल होती है। लर्नर से जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम ये चीज़ की फोकस करते हैं, इस बात पे फोकस करते हैं कि जो उसके लॉन्ग हेल्ड एटीट्यूड हैं अबाउट एनीथिंग, अबाउट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट और एनीथिंग, वो उसको हम चैलेंज कर सकें और उसको हम करेक्ट कर सकें, और अपने अकॉर्डिंग नहीं बट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिथोरिकल टेक्निक्स फॉर स्ट्रक्चरिंग क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर क्या इसका मतलब हुआ, यहाँ पर हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसे टेक्निक्स हैं जो कि क्लासरूम कम्युनिकेशन को और ज़्यादा प्रेजेंटेबल बना दें, उनको और ज़्यादा बेटर बना दें, उनको रिथोरिकल बना दें, उनको और ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ब्यूटीफाई कर दें। ठीक है, तो इसमें आपको ये आइडेंटिफाई करने हैं इन सारे स्टेटमेंट्स में से। पहला है आपका रिलेटिंग द टेस्ट टॉपिक टू स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। तो ये आपका करेक्ट होगा। इसमें हम क्या करेंगे, हर एक टॉपिक को स्टूडेंट के इंटरेस्ट के साथ रिलेट करेंगे। बी है आपका प्रोवाइडिंग स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन टू द टारगेट ऑडियंस। ये आपका गलत है। ठीक है, हम बच्चों को या हम अपने स्टूडेंट्स को स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको हम बिखरी हुई जानकारी नहीं दे सकते हैं, उनको हमें
टारगेटेड इन्फॉर्मेशन देनी होती है, उनको हमें करेक्ट एंड कंसाइज इन्फॉर्मेशन देनी होती है। स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर, ये आपका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम अगर किसी को भी जो भी हम आइडिया दे रहे हैं, ठीक है, जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपका ट्रांजिशन कर रही हूँ। अभी मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, मैं क्या पढ़ा रही हूँ, मैं आपको क्वेश्चन आंसर क्विज करा रही हूँ, और यहाँ पर मैं जो चीज़ें आपको नहीं आती थी वहाँ से ले जाकर आपको वहाँ लेके जा रही हूँ जहाँ पर आपको चीज़ें के बारे में नॉलेज है, चीज़ों के बारे में आपको पता चल गया। तो ये क्या है, ये आपका ट्रांजिशन है फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर। यही हम करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। अवॉइडिंग द यूज़ ऑफ आर्टिफैक्ट्स, ये इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये तो रिलेटेड ही नहीं है कि हमें आर्टिफैक्ट्स के यूज़ को अवॉइड करना चाहिए, ये आपका नेगेटिव है। देन यूजिंग मीडिया टू इम्प्रूव द क्वालिटी एस्पेक्ट्स ऑफ रिसेप्शन ऑफ मैसेजेस, तो ये आपका करेक्ट होगा। हम ये भी कैसे उसको बेटर कर सकते हैं, क्लासरूम कम्युनिकेशन को किस तरीके से उसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं, अगर हम जो भी मीडिया है उनको हम यूज़ करें और अपने मैसेज को बेटर तरीके से, क्वालिटी एस्पेक्ट्स को और ज़्यादा उनको बेटर कर सकें और मैसेज को और बेटर तरीके से उनको दे सकें, ठीक है, कन्वे कर सकें। और लास्ट है आपका एफ है आपका ऑप्टिंग फॉर वन वे कम्युनिकेशन। तो मैंने हमेशा बोला है क्लासरूम कम्युनिकेशन कभी भी वन वे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन कभी भी डायलॉगिंग नहीं होगा और वो प्रॉपर नहीं होगा, फुलफिलिंग नहीं होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका थर्ड हो गया, जो हमने आइडेंटिफाई किया, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट सी एंड स्टेटमेंट ई। तो राइट आंसर आपका थर्ड है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, ये क्वेश्चन एक और है आपका। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। यहाँ पर असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन आ गया, तो पढ़ लेते हैं, दोनों को पहले अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। पहला है आपका डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज नॉट नेसेसरी द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। हमेशा से जब हम क्लासरूम कम्युनिकेशन करते हैं तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मैंने अभी जब क्लास स्टार्ट करने से मैंने पहले आपको बताया कि ये आपकी क्लास क्विज 34 है, यहाँ पर हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन होंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो हमने डिस्कस करने हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमें हमेशा डिफाइन करने होते हैं जब भी हम पहला स्टेप लेते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन का। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे नॉट नेसेसरीली बोल रहा है। नेक्स्ट आपका रीजन है क्लियर डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स मेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल। तो ये आपका करेक्ट है कि अगर हम ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली डिफाइन करेंगे तो उससे स्टूडेंट्स को टॉपिक समझ में आएगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते हैं, आपको ये क्वेश्चन क्लियर होते हैं, तो आगे एग्जाम में हो सकता है आपको इस तरीके के क्वेश्चंस दोबारा पूछे जाएं और आप इजीली इनको कर पाएं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला आपका गलत है असर्शन, दूसरा रीजन आपका करेक्ट है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो ये आपके आज के क्वेश्चंस थे। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लीजिएगा और जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है उस एक्सप्लेनेशन को भी समझने की कोशिश कीजिए। एक बार वीडियो देखने के बाद आप दोबारा जब दूसरी बार आप करें क्वेश्चन को, पहले एक बार तो समझिए, उसके बाद दोबारा जब भी 4-5 घंटे बीतने के बाद दोबारा से वीडियो देखिए और आंसर्स को शो होने से पहले क्विज को अटेम्प्ट करिए, ताकि आपको याद रहे कि आपने अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व किया। और उसके लिए आप वीडियो को पॉज करके उसके बाद आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस है आपका प्रैक्टिस करने का, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नोटबुक पे प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।